नमस्कार। तो आज के इस सफर में हम राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी को डिकोड करने वाले हैं। एकदम डीप डाइव करेंगे। अरावली के पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान की रेत तक सब कुछ। और चिंता मत कीजिए, इसे किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, बल्कि एक विजुअल मैप की तरह समझेंगे, जिसमें हर फैक्ट लॉजिक के साथ जुड़ेगा। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे आज के रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम इस पूरे टॉपिक को 5 चंक्स में कवर करेंगे: भौगोलिक परिचय, भौतिक प्रदेश, जलवायु और मिट्टियां, प्रमुख झीलें और अंत में उद्योग और वन्यजीव। बस यही हमारा आज का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, राजस्थान का भौगोलिक परिचय, यानी मैपिंग द लैंड ऑफ किंग्स। अब देखिए, इस जगह का नाम हमेशा से राजस्थान नहीं था। इसका ये जो एवोल्यूशन है, ये बड़ा दिलचस्प है। प्राचीन काल में ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवर्त कहा गया। फिर रामायण काल में वाल्मीकि जी ने इसे मरुकांतार का नाम दिया। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें 1800 ईस्वी में, तो जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना पुकारा। और फाइनली 1829 में जेम्स टॉड ने इसे राजस्थान नाम दिया। मतलब इस जमीन की पहचान का भी अपना एक पूरा इतिहास है। अब जरा सीमाओं के गणित को देखते हैं। कुल बाउंड्री है 5920 किलोमीटर। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो है 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो सीधे पाकिस्तान से लगती है। बाकी बची 4850 किलोमीटर हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। खैर, बाउंड्रीज तो हो गईं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, डाइसेक्टिंग द टेरेन। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। ध्यान से देखिए, रेगिस्तान पूरे क्षेत्रफल का लगभग 61% है, राइट? लेकिन वहां आबादी सिर्फ 40% है। और इसके ठीक उलट पूर्वी मैदानों को देखिए, जमीन सिर्फ 23% है, लेकिन वहां लगभग 39% घनी आबादी रहती है। मतलब इंसान का बसाव पूरी तरह से भूगोल पर निर्भर करता है। ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। रेगिस्तान की बात हो ही रही है तो एक टर्म आता है मरुस्थल का मार्च। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? दरअसल इसका मतलब है रेगिस्तान का खतरनाक तरीके से आगे बढ़ना। हवाओं के जरिए पहाड़ियों के बीच के गैप से रेत आगे खिसकती है। जैसे कुछ असामाजिक तत्व धीरे धीरे अपना नेटवर्क फैलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही रेगिस्तान भी अपना विस्तार कर रहा है। जैसलमेर के सम और नाचना गांव इसके सबसे बड़े शिकार माने जाते हैं। लेकिन इसी सूखे रेगिस्तान में एक जियोलॉजिकल मिरेकल भी है। इसे कहते हैं लाठी सीरीज। ये पोखरण से मोहनगढ़ तक जमीन के अंदर मीठे पानी की एक पूरी पट्टी है। सोचिए जरा, चारों तरफ सूखा मरुस्थल और बीच में मीठा पानी। और इसी पानी की वजह से यहाँ सेवड़ नाम की एक बेहद पौष्टिक घास उगती है, जो वहाँ की लाइफलाइन है। चलिए, अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटियों को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है गुरु से दिल से। गुरु से गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर मानी जाती है। से सैर, जो 1597 मीटर है। और दिल से दिलवाड़ा, 1442 मीटर। एग्जाम्स के लिए ये निमोनिक बहुत हैंडी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, जलवायु और प्रमुख मिट्टियां, यानी वो एलिमेंट्स जो इस जमीन को जीवन देते हैं। बारिश की बात करें तो यहाँ ये 2 मुख्य तरीकों से होती है। पहला तो वही गर्मियों वाला भारी दक्षिण पश्चिम मानसून, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आता है। लेकिन दूसरा बहुत खास है, सर्दियों की बारिश। इसे मावट कहते हैं। ये भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों की वजह से होती है। सर्दियों की फसल के लिए ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदें कहा जाता है। मिट्टी का लॉजिक भी एकदम सिंपल है। जैसा इलाका वैसी मिट्टी। पश्चिमी रेगिस्तान में जाहिर है रेतीली मिट्टी मिलेगी। हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी है, जो कपास उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और पूर्वी मैदानों में वहां आपको उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, क्योंकि वो पूरा नदियों का इलाका है। पर जहां नदियां और नहरें हैं, वहां एक बड़ी क्रिटिकल समस्या भी है, सेम की समस्या। अब ये क्या है? दरअसल नहरों से पानी के बहुत ज्यादा रिसाव के कारण जमीन में पानी भर जाता है और पूरी इकोलॉजी तबाह हो जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ इतना बड़ा सूखा रेगिस्तान है और ठीक उसी के पास हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे इलाके इस भयानक जलभराव की मार झेल रहे हैं। पानी की बात चल ही रही है तो सीधा आते हैं सेक्शन 4 पर, राजस्थान की प्रमुख झीलें, ओएसिस इन द एरिड लैंड। इन झीलों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इन्हें 2 हिस्सों में बांट लेना, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की लिस्ट में मुख्य रूप से आती हैं सांभर,
पचपदरा और डिडवाना, और मीठे पानी में है जयसमंद, पिछोला और पुष्कर। इस तरह कैटेगरी बनाकर याद करना काफी आसान हो जाता है। अब इन झीलों में पंचपदरा झील बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है, मतलब एकदम टॉप क्वालिटी का नमक। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है इसे निकालने का पारंपरिक तरीका। यहाँ खारवाल जाति के लोग मोरली नाम की झाड़ी का इस्तेमाल करके ये शुद्ध नमक निकालते हैं। है ना कमाल का फैक्ट? और मीठे पानी की झीलों में पवित्र पुष्कर झील का नाम तो सबने सुना ही है। इसकी शेप बिल्कुल आधे चांद जैसी है, हाफ मून शेप्ड। इसमें 52 अलग अलग घाट बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत का सबसे प्रमुख ब्रह्मा मंदिर भी इसी के तट पर है। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर भी है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, राज्य के उद्योग और वन्य जीव, मॉडर्न डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। अगर हम राजस्थान के इंडस्ट्रियल इतिहास के कुछ फर्स्ट्स की बात करें, तो सूती वस्त्र उद्योग 1889 में ब्यावर के कृष्णा मिल्स के साथ शुरू हुआ। फिर 1932 में मेवाड़ शुगर के साथ चीनी उद्योग सामने आया, और सीमेंट उद्योग की पहली फैक्ट्री 1915 में बूंदी के लाखेरी में लगी थी। इन 3 माइलस्टोन्स को याद रखना बहुत जरूरी है। अब उद्योगों से निकलकर वन्य जीवों की तरफ देखें तो हमारे पास 2 बहुत ही शानदार लेकिन बिल्कुल अलग तरह के नेशनल पार्क हैं। एक तरफ है भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो एक वेटलैंड है और दुनिया भर से आने वाले पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और ठीक इसके विपरीत है सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट और अपने बेहतरीन बाघ संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा राज्य जहां एक तरफ कठोर रेगिस्तान है, दूसरी तरफ प्राचीन अरावली के पहाड़ हैं, और साथ ही तेजी से बढ़ते आधुनिक उद्योग भी हैं। इन सब का ये जो मेल है, ये राजस्थान के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।